हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का खेल परिदृश्य डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलकूद वाला टॉपिक चल रहा है, खेलकूद को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के खेल की पृष्ठभूमि डिस्कस कर लिए थे और प्रमुख खेलों को डिस्कस किए थे दोस्तों, है ना। प्रमुख खेलों को डिस्कस किए थे, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया था मैंने, जो परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड होती है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के खेल संबंधित व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके की जानकारी भी अपने को होना जरूरी है दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। सारा खेलकूद कंप्लीट कराने वाले हैं। चैनल को, प्लेलिस्ट को विजिट करें और आप वहां जाके सारे लेक्चर्स एमपीजी के देख सकते हैं दोस्तों। यह लेक्चर बता दिया मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें ना करते हुए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो इतिहास में खेल व्यक्तित्व रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन दोस्तों कैप्टन सैयद मुश्ताक अली की। कैप्टन सैयद मुश्ताक अली का जन्म कहां हुआ था? इंदौर में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैप्टन सैयद मुश्ताक अली, इन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई थी दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आ गया है अपने पीईबी की एग्जाम, वनडे एग्जाम में। कैप्टन किसे कहा जाता था? कैप्टन की उपाधि किसे दी गई थी? तो कैप्टन किसे कहा जाता था? सैयद मुश्ताक अली को कहा जाता था। इनका जन्म इंदौर में हुआ था दोस्तों, है ना। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे दोस्तों। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। 1936 में इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया था इन्होंने। 1936 में इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया था। इन्हीं के नाम से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी दी जाती है। तो विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर ये बल्लेबाज थे दोस्तों, है ना। इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया था इन्होंने। यह शतक इन्होंने 1936 में लगाया था, बता दिया। पद्मश्री से सम्मानित कैप्टन के नाम से मशहूर थे दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आते रहता है, कैप्टन किसे कहा जाता था? पद्मश्री से सम्मानित कैप्टन के नाम से मशहूर मुश्ताक अली का निधन 2003 में हुआ है दोस्तों। तो कैप्टन सैयद मुश्ताक अली से इतने ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे ये, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था इन्होंने। इतना याद रखें, इतना ही पूछा जा सकता है बस। जन्म याद रख लो, जन्म आता है कहां? इंदौर में हुआ था। बात करते हैं अब अपन मंसूर अली खां पटौदी की। पटौदी बोलते थे दोस्तों इनको, मंसूर अली खां पटौदी बोलते थे, है ना। तो इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं? तो दोस्तों मंसूर अली खां पटौदी, इनका जन्म हुआ था भोपाल में। इनका जन्म कहां हुआ था? भोपाल में। सैफ अली खां के पिता है दोस्तों ये, जो सैफ अली खान नहीं है क्या, सैफ अली खान के पिता है। मंसूर अली खां पटौदी का जन्म भोपाल में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान मंसूर अली खां पटौदी थे, है ना। इनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पर पहला टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था दोस्तों। इनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पर पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था। सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, है ना। यानी मंसूर अली खां पटौदी एक भारतीय क्रिकेट और पटौदी के 90 नवाब थे। पटौदी के 90 नवाब। ये पटौदी जो था ना दोस्तों, पटौदी हुआ करता था नवाबों को, है ना। पटौदी के 90 नवाब थे, है ना। इनका विवाह इनके साथ हुआ था शर्मिला टैगोर के साथ। इनका विवाह शर्मिला टैगोर जो हीरोइन नहीं थी क्या, शर्मिला टैगोर के साथ हुआ था। इनकी 3 संतान है दोस्तों। एक तो सैफ अली खान, दूसरा सोहा अली खान और तीसरा सबा अली खान। पटौदी ने 21 साल की उम्र में ही भारत का क्रिकेट कप्तान नियुक्त कर दिया गया था। 21 साल की उम्र में ही भारत का क्रिकेट कप्तान नियुक्त कर दिया गया था। इसीलिए, है ना, इसीलिए बोलते हैं सबसे कम उम्र के, भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र के कप्तान थे। भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र के कप्तान थे। इनका जन्म हुआ था भोपाल में। कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। खत्म, पत्नी का नाम तो पता चल गया आपको। अगला बात करेंगे नरेंद्र हिरवानी की दोस्तों। नरेंद्र हिरवानी, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म दोस्तों, नरेंद्र हिरवानी का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, लेकिन इंदौर निवासी थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, लेकिन निवासी कहां के थे? इंदौर निवासी थे, है ना। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, किंतु यहां प्रथम श्रेणी क्रिकेटर मध्य प्रदेश के लिए खेलते थे। तो समझ में आ गया, किंतु उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेटर मध्य प्रदेश के लिए खेलते थे। और 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में
वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने चेन्नई स्टेडियम में बनाया था दोस्तों। चेन्नई स्टेडियम में बनाया था, यही क्वेश्चन आता है। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम। 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम। चेन्नई स्टेडियम में लगाया था दोस्तों। चेन्नई का जो चिदम्बरम स्टेडियम है, चेन्नई में जो चिदम्बरम स्टेडियम है वहां पे लगाया था दोस्तों, है ना। तो इनसे इतना ही क्वेश्चन आता है। इनका पूरा नाम नरेंद्र दीपचंद हिरवानी था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत सारे टेस्ट और वनडे मैच खेले हैं दोस्तों। हिरवानी के नाम से टेस्ट सीरीज के में इन्होंने सबसे ज्यादा पारी में 16 विकेट लिए हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ लिया था इन्होंने 1987-88 में चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। इतना याद रखना है। तो नरेंद्र हिरवानी कंप्लीट हुआ। अब इसके बात करेंगे अपन सीके नायडू की। सीके नायडू जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था कोठारी कनकैया नायडू। कोठारी कनकैया नायडू था। इनका जन्म हुआ था कहाँ? नागपुर में। इनका जन्म हुआ था नागपुर में दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में कप्तान थे ये। इन्होंने लंबे समय तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला, है ना। इन्होंने लगभग प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और अंतिम बार कई साल तक के खेला है। इनका जन्म हुआ था नागपुर में, इतना याद रखना है। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। सीके नायडू जो थे इन्हें कर्नल कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता था? कर्नल किसे कहा जाता था? पूछा जाएगा। कर्नल किसे कहा जाता था? सीके नायडू को कहा जाता था। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। बीसीसीआई के द्वारा इनके नाम पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। जो बीसीसी है दोस्तों, बीसीसीआई के द्वारा इनके नाम पर ही सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। इतना ही याद रखना है इनसे। बात करेंगे अपन संध्या अग्रवाल की। तो संध्या अग्रवाल का जन्म हुआ था इंदौर में। संध्या अग्रवाल एक पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। इनका जन्म इंदौर में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म हुआ था इंदौर में, याद रखना है। इनको अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और विक्रम अवार्ड भी मिला है। अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिला है, सम्मानित किया गया है। संध्या अग्रवाल को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संध्या अग्रवाल किससे संबंधित है? क्रिकेट खेलती थी। इन्होंने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 190 रन की यादगार पारी खेली थी दोस्तों। 190 रन की यादगार पारी खेली थी कब? 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 190 रन की यादगार पारी खेली थी। संध्या अग्रवाल नाम याद रखना है। संध्या अग्रवाल का जन्म हुआ था इंदौर में। बात करेंगे डॉक्टर चंद्रा नायडू। डॉक्टर चंद्रा नायडू कौन थी दोस्तों? तो भारतीय पूर्व क्रिकेट सीके नायडू की बेटी थी या पुत्री थी। जो सीके नायडू थे, सीके नायडू जो टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, उनकी बेटी थी ये देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर थी दोस्तों। कमेंटेटर थी, जो कमेंट्री करते हैं, कमेंटेटर थी। तो 2020 में इनका निधन हो गया इंदौर में दोस्तों, है ना। भारत के क्रिकेट की शुरुआत महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का रविवार को निधन हुआ था, यानी कि 2020 में निधन हो गया इनका। 2020 में बीमारी के दौरान निधन हो गया दोस्तों। देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी ये। तो नाम याद रखना है, कौन थी ये? तो एक कमेंटेटर थी। कमेंटेटर जो कमेंट्री करते हैं, कमेंटेटर थी। तो देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन थी? पूछा जा सकता है। डॉक्टर चंद्रा नायडू थी। ये किसकी बेटी थी? इतना याद रखना है, सीके नायडू की बेटी थी। बात करेंगे सोनू गोलकर की। सोनू गोलकर का जन्म खंडवा जिले में हुआ था दोस्तों, याद रखना है, पूछा जा सकता है। सोनू गोलकर का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था। वर्तमान में ये भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के सदस्य थे। जो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम होती है उसके सदस्य थे दोस्तों। 2018 में दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप T20 और वनडे विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं। वनडे विजेता में भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, सोनू गोलकर पूछा जा सकता है। सोनू गोलकर कौन थे? तो दिव्यांग क्रिकेटर थे दोस्तों। ये दिव्यांग क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे, दिव्यांग क्रिकेटर थे। तो क्या याद रखना है इनसे? सोनू गोलकर का जन्म खंडवा में हुआ था। वर्तमान में भारतीय दिव्यांग क्रिकेटर टीम के सदस्य रहे हैं। 2018 में दिव्यांग क्रिकेटर विश्व कप T20 और वनडे विजेता रहे हैं। ये भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं दोस्तों। सोनू गोलकर क्रिकेटर, दिव्यांग क्रिकेटर। असलम शेर खां की बात करेंगे। बैतूल जिले के सांसद भी थे। असलम शेर खां का जन्म हुआ था कहाँ पे? असलम शेर खां का जन्म हुआ था कहाँ पे? भोपाल में। असलम शेर खां इंपॉर्टेंट है। असलम शेर खां का जन्म हुआ था दोस्तों भोपाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना याद रखना है। असलम शेर खां ने 1975 वर्ल्ड कप यानी वहाँ पे जो ओलंपिक में इन्होंने, यानी सॉरी ओलंपिक नहीं,
मशहूर क्रिकेटर असलम शेर खां दोस्तों। असलम शेर खां एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। इनका निवास मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में था। बैतूल जिले के सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? टू हेल विथ हॉकी। टू हेल विथ हॉकी इनकी आत्मकथा या इनकी पुस्तक बोल सकते हैं अपन। इनकी पुस्तक थी, जिन्होंने खुद की आत्मकथा लिखे हैं, उसका नाम था टू हेल विथ हॉकी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, असलम शेर खां का जन्म कहाँ हुआ था? असलम शेर खां का जन्म हुआ था कहाँ पे? भोपाल में दोस्तों। असलम शेर खां का जन्म हुआ था भोपाल में, याद रखना है, भोपाल में हुआ था असलम शेर खां का जन्म। बैतूल में रहते थे, बैतूल जिले के सांसद भी रहे हैं, बैतूल जिले के सांसद बने थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बैतूल जिले के सांसद भी रह चुके हैं। इनकी पुस्तक का नाम था टू हेल विथ हॉकी। हॉकी खिलाड़ी थे, टू हेल विथ हॉकी। असलम शेर खां ने भारतीय टीम में को 1975 में कुआलालंपुर ओलंपिक में आयोजित विश्व कप में स्वर्ण पदक जिताने में मदद की थी। स्वर्ण पदक जिताने में मदद की थी 1975 में, ये याद रखना है ना। असलम शेर खां, जन्म भोपाल, इनकी पुस्तक का नाम याद रखो, बैतूल के सांसद भी रहे हैं, इतना पूछा जाता है बार बार। शंकर लक्ष्मण की बात करते हैं दोस्तों। शंकर लक्ष्मण एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। 1956, 1960 और 1964 में ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे दोस्तों। ये कौन थे? गोलकीपर थे, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता था। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने से पहले गोलकीपर थे दोस्तों, गोलकीपर थे। भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। शंकर लक्ष्मण का जन्म इंदौर के महू में हुआ था, पूछा जाता है। भारतीय हॉकी टीम के पहले गोलकीपर कप्तान थे दोस्तों। ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर गोली के नाम से प्रसिद्ध थे। शंकर लक्ष्मण को द रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी कहते थे, पूछा जा सकता है रॉक ऑफ जिब्राल्टर किसे कहा जाता था? शंकर लक्ष्मण को। और इनका उपनाम गोली, गोली किसका उपनाम था? पूछा जा सकता है। गोलकीपर थे इसलिए इन्हें गोली भी कहते थे, गोली नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1956, 1960 और 1964 में ओलंपिक खेलों में गोलकीपर की भूमिका निभाई थी दोस्तों। शंकर लक्ष्मण का जन्म हुआ था इंदौर के महू में, याद रखना है। बात करेंगे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता दोस्तों? ये हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर हॉकी के जादूगर थे, हॉकी के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वो 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे दोस्तों, है ना। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। इनका जन्मदिवस 29 अगस्त को आता है और इन्हीं के जन्मदिवस की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के आड़ में मनाया जाता है, इतना याद रखना है। मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को जन्म हुआ था और 29 अगस्त को जन्म इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम था गोल दोस्तों। गोल करते कि नहीं, हॉकी खेलते हैं तो। इनने एक बुक लिखे थे, इनकी आत्मकथा का नाम था गोल, याद रखना है, गोल, है ना। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, डायरेक्ट पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद। और जो भारत का सबसे बड़ा खेल के लिए जो दिए जाने वाला सम्मान है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं के नाम पे रखा गया है। पहले उस खेल का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। तो इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, सबसे बड़ा भारत का खेल रत्न पुरस्कार जो है, इन्हीं के नाम पे रखा गया। बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है, याद रखना है, मेजर ध्यानचंद, है ना। तो सबसे पहले जब वो जो खेल था वो 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से रखा गया था दोस्तों। फिर बाद में इसका नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, याद रखना है। इन्हीं के नाम पे रखा गया। मशहूर हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर। 29 अगस्त को हुआ था जन्म इलाहाबाद में और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में इन्हीं की याद में मनाया जाता है। बात करेंगे मधु यादव की दोस्तों। तो 1980-81 में भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रही है मधु यादव भारतीय हॉकी कप्तान रही है मधु यादव दोस्तों। तो मधु यादव नाम याद है, रखना है, इंपॉर्टेंट है मधु यादव नाम, मधु यादव, है ना। मधु यादव पूछा जाएगा। मधु यादव हॉकी से संबंधित है, याद रखना है। मधु यादव का संबंधित है हॉकी से संबंधित है मधु यादव। मधु यादव भारत की पहली महिला नहीं, यानी सॉरी ऐसा नहीं है, भारत की पहली राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है। 1986 एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता रही है। इन्हें 2000 में भारत के राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सेवानिवृत्ति के बाद टीम की कोचिंग लेती थी जबलपुर, वह जबलपुर मध्य प्रदेश की थी, है ना, जबलपुर मध्य प्रदेश की थी। सरकार ने विक्रम अवार्ड भी प्राप्त करी है दोस्तों। तो मधु यादव को कौन से अवार्ड मिले? तो मधु यादव को
अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिला है दोस्तों। और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जिताई थी इन्होंने 1986 में। मधु यादव का संबंध किससे पूछा जा सकता है? महिला हॉकी कप्तान रही हैं। समीर दाद की बात करते हैं अपन। समीर दाद वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, समीर दाद। समीर दाद, तो समीर दास दोस्तों ये भोपाल के थे, है ना। तो क्या हुआ था 2000 में जो सिडनी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भोपाल के हॉकी स्टार समीर दाद, भोपाल के हॉकी स्टार रहे हैं ये समीर दाद। समीर दाद का जन्म हुआ था भोपाल में दोस्तों। 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। तो 1998 में जो बैंकॉक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं, और 2000 में जो सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों। सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय टीम के सदस्य थे, और 1998 में जो बैंकॉक में एशियाई खेल हुए थे उसमें भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। समीर दाद का जन्म हुआ था कहां पे? भोपाल में, याद रखना है। समीर दाद का जन्म कहां हुआ था? भोपाल में हुआ था, इतना याद रखें दोस्तों। हॉकी स्टार हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। जन्म हुआ था भोपाल में। समीर दाद का संबंध किससे? भोपाल में जन्म हुआ था समीर दाद का संबंध किससे? हॉकी खिलाड़ी हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। लतीफ अनवर, इंपॉर्टेंट नाम है लतीफ अनवर। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद, है ना। अनवर अहमद नाम था इनका, एक प्रकार का एक पाकिस्तानी फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे दोस्तों ये, जिन्होंने एक स्वर्ण पदक जितवाया है रोम ओलंपिक 1960 में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। रोम के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने जितवाया, और 1957 से लेकर 64 तक ओलंपिक में 2 रजत पदक भी जीते हैं इन्होंने, है ना। 2 रजत पदक भी जीते हैं दोस्तों, है ना। अनवर अहमद नाम था इनका, इनको लतीफ अनवर भी बोलते थे। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे हैं? तो लतीफ अनवर रहे हैं, लतीफ अनवर। लतीफ अनवर का जन्म हुआ था भोपाल में दोस्तों। हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, पूछा जा सकता है। पान सिंह तोमर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पान सिंह तोमर पिक्चर देखे होंगे आपने, है ना, इन्हीं के नाम पे बनी है। मध्य प्रदेश मुरैना जिले के भीदोगा गांव में इनका जन्म हुआ था। मुरैना के थे ये, मुरैना के भीदोसा गांव में हुआ था इनका जन्म। मुरैना के भीदोसा गांव में हुआ था इनका जन्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पान सिंह तोमर से रिलेटेड। पान सिंह तोमर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको यहीं बोल के बता दूंगा। पान सिंह तोमर मुरैना जिले के भीदोसा गांव में हुआ था। 1960 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपज चेज चैंपियन थे दोस्तों ये। कितने बार? 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियन थे दोस्तों ये। क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। क्या क्वेश्चन पूछेगा बताता हूं मैं आपको, है ना। पान सिंह तोमर के बारे में क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा ही। पान सिंह तोमर इनसे क्या क्वेश्चन आएंगे? पान सिंह तोमर मैं बताता हूं कौन थे ये। पान सिंह तोमर देखो दोस्तों, पान सिंह तोमर कौन थे? तो पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक, एथलीट्स और विद्रोही थे। कौन थे? भारतीय सैनिक थे, उसके बाद एथलीट्स बने, ये दौड़ लगाते थे, उसके बाद विद्रोही बन गए। 1950-60 में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपज या स्टीपल चेज चैंपियन थे दोस्तों। 7 बार रहे हैं 1960 में। 50 से लेकर 60 तक के 7 बार राष्ट्रीय स्टीपज चैंपियन रहे हैं दोस्तों। डाकू भी थे ये, है ना। मुरैना जिले के मूल निवासी थे, जो सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने एशियाई गेम में 1958 में टोक्यो में भी भाग लिया था। जो एशियाई गेम हुए थे 1958 के टोक्यो एशियाई गेम में भी इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। इनसे क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 1958 में भाग लिया था, इतना ही पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पान सिंह तोमर का संबंध किससे है, कौन सा गेम में इन्होंने चैंपियन थे? तो ये नाम आएगा राष्ट्रीय स्टीपज। कई जगह स्टीपज लिखा हुआ है इसलिए स्टीपज बोल रहा हूं मैं। स्टीपज लिखा हुआ है और ये बुक में क्या लिख दिया है? स्टीपल चेज दौड़ की रेस होती है दोस्तों। एक दौड़ की रेस होती है, स्टीपल चेज चैंपियनशिप होती है। तो उसमें 7 बार विजेता रहे हैं, 7 बार चैंपियन रहे हैं। और उसके अलावा टोक्यो में जो एशियन गेम हुए थे उसमें भी 1958 में इन्होंने भाग लिया है। मुरैना जिले में इनका जन्म हुआ था। मुरैना जिले के मूल निवासी थे। सेवानिवृत्त के बाद दोस्तों ये बाद में विद्रोही भी बन गए थे, सरकार के खिलाफ विद्रोह किए थे इन्होंने। और डाकू भी रहे हैं ये, बागी भी थे, बागी होने के बाद डाकू भी बने थे। तो पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक, एथलीट्स और विद्रोही थे। 7 बार इन्होंने आला चैंपियनशिप जीता है, स्टीपज चेज चैंपियनशिप जीता है और टोक्यो खेल में भाग लिया, इतना याद रखना है। बात करते हैं अपन रीता जैन की। रीता जैन इंदौर में जन्मी रीता जैन ने 1972 से 75 तक लगभग 3 वर्ष तक जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियन रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रीता जैन का संबंध किससे पूछा जाएगा? टेबल टेनिस खिलाड़ी रीता जैन। तो
3 बार जूनियर गर्ल टेबल टेनिस में चैंपियन रही हैं। 1982 में भारतीय टेबल टेनिस की प्रमुख महिला खिलाड़ी रही है ये। 1982 में भारतीय टेबल टेनिस की प्रमुख महिला खिलाड़ी रही हैं। रीता जैन ने उत्तर कोरिया और जापान में प्रतिनिधित्व कर विक्रम अवार्ड प्राप्त किया था दोस्तों। तो रीता जैन ने उत्तर कोरिया में जो चैंपियनशिप हुई थी और जापान में जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी उसमें अपना प्रतिनिधित्व कर विक्रम अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनको मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। रीता जैन का संबंध किससे? टेबल टेनिस खिलाड़ी रही है, याद रखना है। टेबल टेनिस खिलाड़ी, इंदौर में हुआ था जन्म रीता जैन, याद रखें। सुशील दोषी, इंदौर निवासी सुशील दोषी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेटर कमेंटेटर थे दोस्तों। कमेंटेटर थे, कमेंट्री करते थे, कमेंटेटर थे। 1972 में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर क्रिकेट कमेंट्री आरंभ किया था। इन्होंने 1972 में इन्होंने आकाशवाणी और दूरभाष केंद्र पर क्रिकेटर कमेंट्री आरंभ किया था। क्वेश्चन आ सकता है। इंदौर निवासी सुशील दोषी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेटर कमेंटेटर थे। पूछा जा सकता है सुशील दोषी कौन थे? क्रिकेट कमेंटेटर थे, याद रखना है सुशील जोशी का नाम। सुशील दोषी है, सुशील दोषी का नाम, प्रसिद्ध क्रिकेटर कमेंटेटर थे। पूछा जा सकता है कौन थे करके। अगला बात करेंगे अजीजुद्दीन अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 1975 में ब्रिटेन एवं 1979 में यूरोप की यात्रा की इन्होंने। इन्हें विक्रम अवार्ड से भी पुरस्कार किया जा चुका है, इन्हें विक्रम अवार्ड भी मिला है। समझ में आ गया अजीजुद्दीन कौन थे, है ना। अजीजुद्दीन कौन थे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 1975 में ब्रिटेन और 1979 में यूरोप की यात्रा की थी इन्होंने। विक्रम अवार्ड से भी पुरस्कार। तो अजीजुद्दीन कौन थे? अजीजुद्दीन कौन थे? तो हॉकी खिलाड़ी थे, याद रखना है अजीजुद्दीन हॉकी खिलाड़ी थे। रूप सिंह की बात करते हैं दोस्तों। रूप सिंह की बात करते हैं। रूप सिंह को तो आप जानते ही हैं, इनका नाम सुने, रूप सिंह बैस नाम था इनका, रूप सिंह बैस। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने भारत और विश्व हॉकी क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में सुमरा जाता है इनका नाम। ये 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शामिल हुए थे। ये बर्लिन ओलंपिक में शामिल हुए थे। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में, इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और इन्हीं के नाम पे ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखना है, जो क्रिकेट का स्टेडियम है ना, जो क्रिकेट का स्टेडियम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे ये। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद थे, उनके छोटे भाई थे। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था, मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही इनके नाम पे रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है, जो क्रिकेट का स्टेडियम है दोस्तों। जो काय का स्टेडियम है? क्रिकेट का स्टेडियम है। बात करेंगे नितिन मेनन की। नितिन मेनन का जन्म हुआ था इंदौर में। 1983 में नितिन मेनन का जन्म हुआ था इंदौर में। वर्तमान में ये प्रसिद्ध क्रिकेट एम्पायर थे दोस्तों। क्रिकेट एम्पायर थे। कौन थे नितिन मेनन? तो क्रिकेट एम्पायर थे। क्वेश्चन आता है नितिन मेनन कौन थे? क्रिकेट एम्पायर थे। ये प्रसिद्ध पूर्व मध्य प्रदेश के क्रिकेटर नरेंद्र मेनन के पुत्र थे दोस्तों। नरेंद्र मेनन जो रहा है प्रसिद्ध क्रिकेटर, उसका लड़का था ये, जिसका नाम था नितिन मेनन। और ये नितिन मेनन कौन थे? तो क्रिकेट एम्पायर थे, याद रखना है। नितिन मेनन क्रिकेट एम्पायर थे, इतना ही याद रखे। जन्म हुआ था इंदौर में। चंद्रकांत पंडित क्रिकेट जीवनी का आरंभ मुंबई से किया था इन्होंने। क्रिकेट जीवन का आरंभ मुंबई से किया था। आगे चलकर मध्य प्रदेश रणजी टीम क्रिकेट के कप्तान के रूप में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। तो समझ में आ गया दोस्तों, चंद्रकांत पंडित क्रिकेट जीवन का आरंभ मुंबई से किया था इन्होंने। क्रिकेटर थे यानी, है ना। क्रिकेट जीवन का आरंभ मुंबई से किया था। आगे चलकर मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया है चंद्रकांत पंडित ने। चंद्रकांत पंडित कौन थे? क्रिकेटर थे, याद रखना है। चंद्रकांत पंडित एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी रहे हैं, जो भारत में राष्ट्रीय टीम के कप्तान, राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ? मुंबई में। बात करेंगे अमितेश पुरोहित कौन थे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सोलर
स्केटिंग करते थे दोस्तों। जो स्केटिंग होती है सोलर स्केटिंग करते थे, पूछा जा सकता है सोलर स्केटिंग करते थे, है ना। तो मात्र 10 वर्ष की आयु में जुलाई 1992 में सोलर स्केटिंग करते हुए मात्र 14 सेंटीमीटर ऊंचाई टेप के लिए निकलकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया था, कीर्तिमान स्थापित किया था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा चुका है दोस्तों। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा चुका है। क्वेश्चन आ सकता है अमितेश पुरोहित कौन थे? तो अमितेश पुरोहित रोलर स्केटिंग करते थे, पूछा जा सकता है ना। रोलर स्केटिंग करते थे अमितेश पुरोहित, रोलर स्केटिंग करते थे, याद रखना। इनका नाम गिनीज बुक में भी गया है। राहुल द्रविड़ की बात करेंगे। राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम के दा वाल के नाम से उपनाम, इनका नाम दा वाल और मास्टर रिलायबल के नाम से प्रसिद्ध थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार। दा वाल के नाम से किसे जाना जाता था? राहुल द्रविड़ को जाना जाता था। और मास्टर रिलायबल के नाम से किसे जाना जाता था? राहुल द्रविड़ को जाना जाता था। वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है ये। वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। का जन्म हुआ था इंदौर में, पूछा जा सकता है। इनका नाम था दा वाल के नाम से विख्यात नाम चलता था, बोला जाता था इनको दा वाल। तो समझ में आ गया। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी में से एक थे। 1996 में वे उनके नियमित सदस्य रहे हैं। अक्टूबर 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में भी नियुक्त किए गए थे और 2007 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इनका जन्म हुआ था इंदौर में। इतना ही याद रखना है, दा वाल के नाम से मशहूर। बात करेंगे अब नेक्स्ट बात करते आगे। देखिए कौन से हैं। अगला नाम है शुभदा भोसले गायकवाड़, ग्वालियर में जन्मी। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में जन्मी शुभदा भोसले गायकवाड़ भारत के एक सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर है। क्वेश्चन आ सकता है कौन थी या कौन है? तो ये महिला क्रिकेट एम्पायर हैं। कौन थी ये? तो महिला क्रिकेट एम्पायर हैं। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में खेल अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। तो शुभदा भोसले गायकवाड़ बनी देश की सबसे युवा महिला एम्पायर, है ना। देश की सबसे महिला युवा एम्पायर बनने वाली महिला है ये। इनका नाम याद रखना है। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शुभदा भोसले गायकवाड़, है ना। भारत की सबसे कम उम्र की महिला एम्पायर रही हैं। बात करेंगे अभय कुरसिया, या इनका नाम मिलता है अमय कुरसिया है दोस्तों, सॉरी अमय कुरसिया उच्चारण एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। यह बाएं हाथ से बल्लेबाज करते थे, धीमी गति से बाएं हाथ से गेंदबाज थे दोस्तों, बाएं हाथ के गेंदबाज थे। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में, है ना। तो अमय कुरसिया का जन्म जबलपुर में हुआ था। भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले इन्होंने IAS परीक्षा, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षा पास की और वे इंडियन कस्टम व सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे दोस्तों। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें टेस्ट मैच में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला, है ना। तो इनसे क्या याद रखना है अपने को? इनसे याद रखने की बनती है अमय कुरसिया, है ना। क्या थे? तो क्रिकेटर रहे हैं, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। भारतीय टीम की जगह बनाई इन्होंने। जबलपुर में जन्म हुआ था। भारतीय टीम की क्रिकेटर रहे हैं दोस्तों, क्रिकेटर रहे हैं, याद रखना है ना। क्रिकेटर रहे हैं, इतना याद रखें, क्रिकेटर रहे हैं, है ना। कौन थे? तो भारतीय क्रिकेटर थे। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था और ये बाकी एक्स्ट्रा जानकारी है। बात करेंगे संजय संजय जगदाले की बात करते हैं दोस्तों। संजय जगदाले का जन्म इंदौर में हुआ था, है ना। इनका नाम था संजय मदन सिंह जगदले। एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयन समिति के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। इनका जन्म हुआ था इंदौर में। भारतीय राष्ट्रीय
टीम के पूर्व चयनकर्ता माधव सिंह जगदले के पुत्र थे ये, है ना। तो उनका एक इनके पिताजी वहाँ चयन करता थे, भारतीय क्रिकेट टीम में चयन करता थे, उनके लड़के थे ये। तो पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट चयन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर थे एवं क्रिकेट चयन समिति जो होती है उसके सदस्य भी रह चुके हैं। क्वेश्चन आ सकता है संजय जगदले किससे संबंधित है? क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, याद रखना है। घनश्याम शर्मा की बात करते हैं अपन। घनश्याम शर्मा दोस्तों इंदौर शहर के प्रसिद्ध पहलवान थे ये। घनश्याम शर्मा कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है। प्रसिद्ध पहलवान थे। प्रसिद्ध कौन थे? पहलवान थे, प्रसिद्ध पहलवान थे, है ना। 2020 में इनका निधन हो गया दोस्तों। प्रसिद्ध पहलवान थे, 2020 में इनका निधन हो गया। इंदौर में इसे भीम के नाम से जाने जाते थे। इन्हें इंदौर में भीम के नाम से जाना जाता था। भीम पहलवान के नाम से जाना जाता था इंदौर में। घनश्याम शर्मा, घनश्याम शर्मा युवा यानी ये दोस्तों इनका क्या हुआ? मध्य प्रदेश केसरी रहे पहलवान। मध्य प्रदेश के केसरी भी कहते थे इनको, पहलवानों में केसरी कहा जाता था। फांसी लगा ली और इन्होंने अपने सुसाइड कर लिया दोस्तों, है ना। इनने फांसी लगाकर इनने सुसाइड कर लिया। कब? 2020 में। 2020 में इनका निधन हो गया, इन्होंने सुसाइड कर लिया 2020 में। तो घनश्याम शर्मा कौन थे? तो पहलवान थे, याद रखना है। बात करेंगे सुनील केवट। सुनील केवट मध्य प्रदेश में कायकिंग क्या है? कायकिंग और केनोइंग के पूर्व खिलाड़ी। कायकिंग और केनोइंग के पूर्व खिलाड़ी व कोच का जन्म भोपाल में हुआ था। तो सुनील केवट का जन्म भोपाल में हुआ था। उन्हें हाल ही में श्रीलंका देश में कायकिंग और केनोइंग के लिए भेजा गया था। कायकिंग और केनोइंग सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था। कायकिंग और केनोइंग क्या होती है आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। तो 2006 में भोपाल की जो बड़ी झील है, 2006 में जो भोपाल की जो बड़ी झील है उसमें देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई। देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई नौसेना के सहयोग से। नौसेना के सहयोग से स्थापित किया गया और यहाँ पे नौकायान से संबंधित कायकिंग और केनोइंग, तैराकी सिखाए जाते हैं। कायकिंग और केनोइंग तैराकी सिखाए जाते हैं। तो तैराकी की शब्दावली है दोस्तों, ये तैराकी की शब्दावली है। ये तैराकी के तरीके हैं, है ना, तरीके हैं बोल सकते हैं। तैराकी करने के ये तरीके हैं कायकिंग और केनोइंग। तो तैराकी से संबंधित है। तो 2006 में भोपाल की बड़ी झील में देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना नौसेना के सहयोग से की गई। यहाँ पर नौकायान से संबंधित कायकिंग और केनोइंग, तैराकी सिखाए जाते हैं। अगला बात करेंगे अपन पलक शर्मा की। पलक शर्मा 13 वर्षीय इंदौर शहर की पलक शर्मा प्रसिद्ध रही है दोस्तों। ये गोताखोर थी। गोताखोर जो पानी के अंदर घुस के गोता लगाते हैं कि नहीं, वही थी ये। तो गोताखोर थी दोस्तों। कौन थी? गोताखोर, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो आते रहता है दोस्तों, कई बार पूछा है लेकिन, है ना। ये इनका याद रखना है। सुनील केवट का संबंध किससे है? कायकिंग और केनोइंग से है, इतना याद रखना है। बात करते हैं अपन पलक शर्मा की। तो पलक शर्मा इंदौर की अंतरराष्ट्रीय गोताखोर रही है दोस्तों। ये अंतरराष्ट्रीय गोताखोर रही है पलक शर्मा। अंतरराष्ट्रीय पहचान यानी अंतरराष्ट्रीय यानी फेमस लेवल की रही है। पलक शर्मा को मिला था प्रधानमंत्री के द्वारा 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया गया है पलक शर्मा को। याद रखना है पलक शर्मा किससे संबंधित है? ये गोताखोर थी, गोताखोर हैं। इन्हें 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदौर शहर की है ये पलक शर्मा। किस शहर की ये पूछा जा सकता है या फिर किससे संबंधित है? तो गोताखोर। बात करेंगे अगला चंद्रकांत पंडित। तो चंद्रकांत पंडित के बारे में अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए थे, यहाँ भी उन्हीं के बारे में लिख रखा है। तो महाराष्ट्र के पूर्व भारतीय क्रिकेटर चंद्रकांत पंडित को 2020 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इन्हें पूर्व कोच अरविंद सिंह का स्थान लिया है दोस्तों। इन्होंने पूर्व कोच अरविंद सिंह का स्थान लिया है। तो समझ में आ गया चंद्रकांत पंडित कौन थे? क्रिकेटर रहे हैं और ये कोच भी हैं। अशोक कुमार ध्यानचंद की बात करते हैं अपन। क्या नाम है इनका? अशोक कुमार ध्यानचंद। तो दोस्तों अशोक कुमार जो हैं, अशोक कुमार का जन्म यानी मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं दोस्तों। ये जो मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार का जन्म मेरठ में हुआ था। 1950 में मेरठ में हुआ था। उत्तर प्रदेश मेरठ में हुआ था दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है और 1975 के में विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। विश्व कप भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। वर्तमान में इटारसी के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के कोच है। वर्तमान में इटारसी के हॉकी खिलाड़ी, एक इटारसी में हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों, विवेक सागर के कोच है ये अशोक कुमार ध्यानचंद। तो अशोक कुमार ध्यानचंद कौन थे? तो 1975 में विश्व कप जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप 1971 में खेला था, है ना, और कांस्य पदक प्राप्त करने में मदद की थी। और 1973 में विश्व कप में रजत पदक जीते थे। उस टाइम पे हॉकी टीम के सदस्य भी थे, है ना। अशोक ने 2 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक में और 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इन्होंने साथ दिया है ना, साथ दिया है। इसके अलावा जो अशोक कुमार भारत के 3 एशियाई खेल जैसे 1977, 1974 और 1978 में भी हिस्सा लिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अशोक कुमार ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी खिलाड़ी, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं ये, है ना, बेटे हैं। तो समझ में आ गया, बेटे थे, समझ में आ गया। इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर लंबा हो गया दोस्तों। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट करने से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो पसंद किया जा रहा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धमाकेदार तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, एक नज़र में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।